स्वागत है आपका ऑनलाइन बायोलॉजी की क्लासों में। पिछला वीडियो था जिसमें हमने देखा था कि जो पराग नलिका होती है, पराग नलिका की वृद्धि वर्तिका में होती है। पराग नलिका वर्तिका में वृद्धि करती हुई अंडाशय में प्रवेश करती है। जैसे ही पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, पराग कणों से पराग नली विकसित होने लगती है और पराग नली वर्तिका से होते हुए अंडाशय में प्रवेश कर जाती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो एक पराग नलिका होती है, अंडाशय के अंदर जो बीजांड होते हैं, बीजांड में किस प्रकार से प्रवेश करेगी। पराग नलिका का जो बीजांड में प्रवेश करने का तरीका होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला जो तरीका है बीजांड द्वार के द्वारा, दूसरा तरीका है निभाग का जो भाग होता है, निभाग जो छोर है उस तरफ से, तीसरा तरीका है अध्यावरणीय प्रवेश। आज हम देखेंगे कि जो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, बीजांड में प्रवेश, पराग नलिका का जो बीजांड में प्रवेश होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला तरीका बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश। ये बीजांड है, बीजांड की संरचना। भ्रूणकोश, बीजांड का द्वारा जो प्रवेश होता है उसके अंदर जैसे कि अंडक का अंडाशय है, और ये बीजांड है। जैसे ही पराग नली वर्तिका से होती हुई, पराग नली वर्तिका से होती हुई अंडाशय में आती है तो यह धीरे धीरे बीजांड द्वार की ओर वृद्धि करने लगती है। बीजांड द्वार प्रवेश के अंदर यह अधिकांश पौधों के अंदर होता है। पराग नलिका का जो बीजांड में प्रवेश है, पहला है बीजांड द्वारी प्रवेश। यह अधिकतर पौधों में होता है, अधिकांश पौधों में यही होता है। जैसे ही पराग नली अंडाशय में आती है तो धीरे धीरे यह बीजांड द्वार की ओर गति करने लगती है और बीजांड द्वार वाले भाग से भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है। बीजांड द्वार
ये है प्राग नलिका। तो पहला था बीजांड द्वारा प्रवेश। इसके द्वारा जो प्राग नलिका होती है बीजांड द्वार वाले भाग की तरफ से बीजांड में प्रवेश करती है। इसके एग्जाम्पल है अधिकांश अधिकांश पार्श्वों में यही तरीका होता है। दूसरा तरीका है निभागी प्रवेश। निभागी प्रवेश के अंदर जो प्राग नलिका होती है वह निभाग वाले छोर की तरफ से बीजांड के अंदर प्रवेश करती है और फिर भ्रूण कोश में प्रवेश करने लगती है। ये बीजांड है। ऊपर वाले जो बीजांड के आवरण होते हैं ये चारों तरफ होते हैं बीजांड के। इन आवरणों को अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण कहते हैं। भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्र होते हैं। हमने पहले 2-3 वीडियो में देख भी लिया किस प्रकार से होते हैं। बीजांड द्वार। बीजांड के अंदर जो बीजांड द्वार का विपरीत भाग होता है उसे निभाग कहते हैं। जैसे ही प्राग नलिका अंडाशय में प्रवेश करती है तो प्राग नलिका जो निभाग होता है बीजांड द्वार का जो विपरीत भाग होता है निभाग, उस वाले भाग से बीजांड में प्रवेश करने लगती है। प्राग नलिका। कुछ पौधों के अंदर, कुछ पादपों के अंदर जो प्राग नलिका होती है वह निभाग वाले भाग की तरफ से बीजांड में प्रवेश करती है। इसके एग्जाम्पल हैं केजू, राइना, बिटुला, जुगलेंस। इन पादपों के अंदर जो प्राग नलिका का प्रवेश होता है वह निभाग वाले भाग की तरफ से होता है। तीसरा तरीका है अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश। अध्यावरणी प्रवेश के अंदर जो प्राग नलिका होती है वह अध्यावरण को भेदती हुई बीजांड में प्रवेश कर जाती है।
बीजांड के जो सबसे बाहरी आवरण होते हैं उन्हें अध्यावरण कहते हैं। जैसे ही परागनलिका अंडाशय में प्रवेश करती है तो लगभग यह बीजांड का जो मध्य भाग होता है वहां से अध्यावरणों को तोड़ती है। अध्यावरणों को तोड़ती हुई बीजांड में प्रवेश कर जाती है। परागनलिका इसके एग्जाम्पल है अध्यावरण प्रवेश के कुक्कर, विटेशी, पोपुलस। कुक्कर विटेशी कुल के पौधे हैं, पोपुलस है, उनके अंदर अध्यावरण प्रवेश होता है। तो हमारे पास जो परागनलिका का बीजांड में प्रवेश होता है वह 3 प्रकार से हो गया। पहला बीजांड द्वारी प्रवेश, इसमें जो परागनलिका होती है बीजांड द्वार की तरफ से बीजांड में प्रवेश करती है, यह अधिकांश पौधों में होता है। दूसरा तरीका है निभागी प्रवेश, इसके अंदर जो परागनलिका होती है जो निभाग वाला भाग होता है इसमें से सीधे ही बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि केजुराइना है, बिट्टुला है, जुबलेंस है आदि। तीसरा प्रवेश है अध्यावरणीय प्रवेश, इसके अंदर जो परागनलिका होती है लगभग बीजांड का जो मध्य भाग होता है वहां से अध्यावरणों को तोड़ती हुई बीजांड में प्रवेश कर जाती है। और अध्यावरणीय प्रवेश के उदाहरण जैसे कुकर विटेशी कुल के पौधे हैं, पोपुलस है आदि के अंदर होता है। अब इन तीनों के अंदर एक बात कोई सा भी प्रवेश हो सामान्य होती है कि परागनलिका बीजांड में तो आ गई, परागनलिका बीजांड में तो आ गई तीनों के अंदर, लेकिन जो भ्रूण कोश होता है, जो ये मध्य वाला भाग होता है भ्रूण कोश, परागनलिका के अंदर नरयुग्मक होते हैं और भ्रूण कोश के अंदर जो बीजांड द्वार वाला भाग होता है उस तरफ अंड कोशिका होती है। अब जैसे ही परागनलिका जैसे ही बीजांड में प्रवेश करती है उसके बाद में जो परागनलिका होगी वो भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी, भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। अब भ्रूण कोश में जो प्रवेश करती है परागनलिका तो यह जो भ्रूण कोश का बीजांड द्वार वाला भाग होता है जिधर अंड कोशिका होती है उस तरफ से यह भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। अब अगला टॉपिक ये है कि जो परागनलिका होती है भ्रूण कोश में किस प्रकार से प्रवेश करेगी। जैसे ही परागनलिका बीजांड में प्रवेश करेगी उसके बाद में परागनलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी, क्योंकि जो निषेचन की क्रिया होती है जिसमें नरयुग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा तो परागनलिका में नरयुग्मक होते हैं और भ्रूण कोश के अंदर मादा युग्मक होता है। भ्रूण कोश में परागनलिका का प्रवेश यह अनेक प्रकार से होगा। बीजांड के अंदर जो लगभग केंद्र के अंदर जो संरचना होती है उसको भ्रूण कोश कहते हैं। ये भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के अंदर 3 कोशिकाएं, भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं।
बीजांड द्वार वाले भाग की तरफ से होती है। बीजांड द्वार वाला भाग है, एक द्विकेंद्रीय कोशिका होती है, वो मध्य में होती है। 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं, जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। ये है अंड कोशिका। अंड कोशिका के अलावा जो शेष 2 कोशिकाएं होती हैं उन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं और जो अंड कोशिका होती है, तीनों को मिलाकर के अंड समुच्चय कोशिकाएं कहते हैं। ये बीजांड द्वार वाले भाग की तरफ होती हैं। जैसे ही प्रागनलिका बीजांड में प्रवेश कर जाती है, प्रागनलिका बीजांड में प्रवेश कर जाती है। अब भ्रूण कोश के अंदर जब प्रागनलिका प्रवेश करेगी, प्रागनलिका, तो यह अनेक प्रकार से प्रवेश करेगी। जैसे ही प्रागनलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करने लगती है तो 2 सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका अपहासित होने लगती है। अपहासित होने का मतलब है कि एक जो सहायक कोशिका होती है वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और उसकी जो संरचना होती है वह तंतु रूपी हो जाती है। तो पहला तरीका है, ये भ्रूण कोश है, ये सहायक कोशिका है। तो भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका है, इन दोनों के मध्य में से प्रागनलिका बीजांड भ्रूण कोश में प्रवेश कर सकती है। तो अपने पास पहला तरीका आ गया कि जो प्रागनलिका होती है वह भ्रूण कोश, भित्ति तथा सहायक कोशिका के मध्य से। तो पहला तरीका यह है कि जो प्रागनलिका होती है वह भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका के मध्य में से भ्रूण कोश में प्रवेश कर सकती है। दूसरा तरीका है कि जो प्रागनलिका होती है यह सहायक कोशिका को नष्ट करते हुए सीधे सहायक कोशिका में चली जाती है और सहायक कोशिका को भेदते हुए, उसको नष्ट करते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश कर सकती है। दूसरा तरीका है सहायक कोशिका को भेदते हुए तीसरा तरीका है कि जो सहायक कोशिका है, अंड कोशिका है, दोनों के मध्य में से तीसरा तरीका है सहायक कोशिका तथा अंड कोशिका के मध्य से, सहायक कोशिका तथा अंड कोशिका के मध्य से। तो ये कुछ तरीके हैं भ्रूण कोश में प्रागनलिका के प्रवेश के। पहला तरीका है भ्रूण कोश की भित्ति और सहायक कोशिका दोनों के मध्य में से, जैसे सहायक कोशिका है और ये भ्रूण कोश की भित्ति, तो इन दोनों के मध्य में से प्रागनलिका भ्रूण कोश में प्रवेश कर सकती है। दूसरा तरीका है सहायक कोशिका को भेदते हुए। तीसरा तरीका है अंड कोशिका और सहायक कोशिका के मध्य में। जैसे ही प्रागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है उसके बाद में फिर प्रागनलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करने लगती है, जिसके हमने कुछ तरीके देखे। अब जैसे ही प्रागनलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करने लगती है
शेष रह जाती है और एक सहायक कोशिका अपहासित होने लगती है। उसकी जो संरचना होती है वह तंतु रूपी हो जाती है। तंतु रूपी होने के बाद में परागनलिका भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है। परागनलिका के अंदर दो नर युग्मक होते हैं और जो अंड कोशिका होती है वह मादा युग्मक होती है। जैसे ही परागनलिका भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है उसके बाद में परागनलिका का जो आगे का सिरा होता है वो फट जाता है। फटने के बाद में नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर मुक्त हो जाते हैं तथा अंड कोशिका और द्विकेंद्रीय कोशिका के साथ मिलकर के अंड कोशिका और द्विकेंद्रीय कोशिका के साथ संलयित होकर के पादपों में निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। अब जो पादपों में निषेचन होता है नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन या नर युग्मकों का जो संलयन होता है वह दोहरा निषेचन या द्वितीय निषेचन कहलाता है। पादपों के अंदर जो ये दोहरा निषेचन होता है, निषेचन की जो क्रिया होती है आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो निषेचन होता है वह दोहरा होता है, केवल आवर्तबीजियों में ही होता है और किसी पादपों के वर्ग में नहीं होता है। आवर्तबीजी पौधों के अंदर जो निषेचन है वह दो रूप से होगा, द्विसंलयन और त्रिसंलयन। इसलिए हम इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। अब अगला टॉपिक यही पढ़ेंगे हम कि पादपों के अंदर जो ये दोहरा निषेचन होता है वो किस प्रकार से होता है। दोहरा निषेचन या द्वितीय निषेचन सबसे पहले पादपों के अंदर जो दोहरा निषेचन है या द्वितीय निषेचन है इसकी खोज 1898 में नावाशियन ने फ्रिटिलेरिया व लीलियम पादपों में की थी। पादपों में जो निषेचन की खोज है उसका श्रेय स्ट्रासबर्गर को दिया जाता है, लेकिन जो दोहरा निषेचन है उसकी खोज का श्रेय नावाशियन को दिया जाता है, जिसने यह क्रिया फ्रिटिलेरिया व लीलियम पौधों के अंदर की थी। जो पौधों के अंदर दोहरा निषेचन की क्रिया होती है यह दो रूपों में होती है, द्विसंलयन व त्रिसंलयन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्रिया किस प्रकार से होती है। ये पौधों का अंडाशय है। पौधों के अंडाशय के अंदर बीजांड स्थित होते हैं। बीजांड
ये बीजांड की बाहरी आवरण। बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश होता है, ये संरचना भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश में 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। अंड कोशिका, ये 2 सहायक कोशिकाएं हैं। जैसे ही प्रागनलिका अंडाशय में प्रवेश करती है, अंडाशय में प्रवेश करने के बाद में जो प्रागनलिका होती है वह बीजांड में प्रवेश कर जाती है। बीजांड में प्रवेश करने के बाद में जो प्रागनलिका होती है, अफासित जो सहायक कोशिका होती है उसको भेदते हुए अधिकांशतः प्रागनलिका में 2 नर युग्मक होते हैं। निभाग की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। मध्य वाली जो कोशिका होती है द्विकेंद्रिकीय होती है। भ्रूण कोश, बीजांड द्वार। जैसे ही प्रागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है, बीजांड से फिर भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद भी प्रागनलिका का जो आगे का सिरा होता है यह फटे जाता है। फटने के बाद में जो 2 नर युग्मक होते हैं प्रागनलिका के अंदर, ये दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश में मुक्त हो जाते हैं। दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश में मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने के बाद में एक नर युग्मक द्विकेंद्रिकीय कोशिका के पास आ जाता है और एक जो नर युग्मक होता है, दूसरा नर युग्मक वह अंड कोशिका के पास आ जाता है। पौधों के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं, तो दोनों नर युग्मकों का जो संलयन होता है यह 2 बार होता है। इसलिए इस क्रिया को दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। सबसे पहले जो एक नर युग्मक होता है, नर युग्मक, एक नर युग्मक ये है और दूसरा नर युग्मक ये है। नर युग्मक ये है अंड कोशिका। अंड कोशिका को मादा युग्मक कहते हैं। अंड कोशिका मादा युग्मक। एक नर युग्मक अंड कोशिका जो मादा युग्मक कहलाती है उसके साथ संलयित हो जाता है। इससे द्विसंलयन कहते हैं। और जो ये दूसरा नर युग्मक होता है, नर युग्मक, यह द्विकेंद्रिकीय कोशिका के साथ द्विकेंद्रिकीय कोशिका के साथ संलयित हो जाता है। इसे त्रिसंलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से पौधों के अंदर द्विसंलयन व त्रिसंलयन 2 प्रकार से युग्मकों का, जो नर युग्मक होते हैं उनका संलयन होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो नर युग्मक है और जो एक नर युग्मक अंड कोशिका से और दूसरा द्विकेंद्रिक
कोशिका से। इनमें पहले कौन सी क्रिया होगी? तो अधिकतर जो त्रिसंलयन की क्रिया पहले होती है, जिसके द्वारा प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र का निर्माण होता है। पौधों के अंदर दोहरा निषेचन और द्वितीय निषेचन, यह दो क्रियाओं के रूप में होगा। पहली क्रिया है द्वितीय संलयन। द्वितीय संलयन, इसका मतलब होता है कि जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित होता है, और मादा युग्मक है अंड कोशिका होती है। नर युग्मक अगुणित होता है, मादा युग्मक अगुणित होती है। दोनों का जो संलयन होता है, द्वितीय संलयन, इसी को पौधों के अंदर जो वास्तविक निषेचन या सत्य निषेचन कहते हैं। इसके दौरान युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनज से पहले युग्मनज बनेगा युग्मनज, और फिर युग्मनज से भ्रूण बनेगा। युग्मनज द्विगुणित होता है, अगुणित और द्विगुणित। द्वितीय संलयन दोहरा निषेचन दो क्रियाओं में हो रहा है। पहली क्रिया है द्वितीय संलयन, जैसे ही परागनलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, नर युग्मक मुक्त होते हैं, तो एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होता है। नर युग्मक अगुणित और अंड कोशिका भी अगुणित होती है। अगुणित नर युग्मक और अगुणित अंड कोशिका या मादा युग्मक दोनों संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, और युग्मनज का निर्माण होने से भ्रूण का विकास होता है। इस क्रिया को द्वितीय संलयन कहते हैं। युग्मनज द्विगुणित होता है। दूसरी क्रिया है त्रिसंलयन। त्रिसंलयन क्रिया में जो द्विकेंद्रीय कोशिका होती है, इसके साथ जो दूसरा नर युग्मक होता है यह जुड़ जाता है, यह संलयित हो जाता है। दूसरा नर युग्मक जो कि अगुणित होता है, अगुणित, यह द्विकेंद्रीय कोशिका के साथ, द्विकेंद्रीय कोशिका द्विगुणित होती है, दोनों संलयित होकर के त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र का निर्माण करते हैं। जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र होता है यह त्रिगुणित होता है, क्योंकि द्विकेंद्रीय कोशिकाएं और नर युग्मक अगुणित त्रिगुणित हो जाती है संरचना। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र होता है या भ्रूण कोश का निर्माण करता है। त्रिसंलयन नर युग्मक और द्विकेंद्रीय कोशिका दोनों संलयित होकर प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। पौधों के अंदर द्वितीय संलयन और त्रिसंलयन दोनों क्रियाओं के रूप में जो दो नर युग्मक होते हैं उनका संलयन होता है, इसीलिए पौधों के अंदर जो निषेचन होता है वह दोहरा कहलाता है। पौधों के अंदर जो दोहरा निषेचन होता है, दोहरा निषेचन और परागण की क्रिया होती है, इसकी जो मध्य का समय होता है वो लगभग 2 से 25 घंटों का होता है। 2 से 25 घंटों का इनके मध्य समय लग जाता है। दोहरा निषेचन का महत्व, पहला महत्व है दोहरा निषेचन का कि
दोहरा निषेचन के द्वारा नरयुग्मक और मादा युग्मक के संलयन होने से भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरा महत्व है कि दोहरे निषेचन के द्वारा त्रिसंलयन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक बनता है और प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक से भ्रूण कोष का निर्माण होता है, और जो भ्रूण कोष होता है वह भ्रूण को पोषण देता है। इस प्रकार से पौधों के अंदर दोहरा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। जो दोहरा निषेचन होता है वह केवल आवर्तबीजी पौधों में ही होता है, आवर्तबीजी पौधों में ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जैसे ही दोहरा निषेचन होगा, द्विसंलयन त्रिसंलयन होता है, तो उसके बाद भ्रूण कोष का विकास कैसे होगा और भ्रूण का विकास कैसे होगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।